नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग सारणी के गुणधर्म पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यानी इसके पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग सारणी के गुणधर्म के बारे में देखे थे। सारणी के गुणधर्म के बारे में यानी सारणी की जो विशेषता होती है उसके बारे में। दोस्त एक बार एक नज़र उसको हम विशेषता को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों गुणधर्म में हम लोग यही पढ़े थे। गुणधर्म नंबर 1, नंबरिंग आगे पीछे होगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। सबसे पहला गुणधर्म यही था कि किसी सारणी के सभी पंक्तियों एवं सभी स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अदला बदली कर दीजिए, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका अगला गुणधर्म आया, जैसे गुणधर्म नंबर 2 उसको बोल सकते हैं, किसी सारणी के परस्पर दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में क्रम विनिमय नियम यानी विनिमय कर दिया जाए। यानी कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को यदि हम परिवर्तित कर दें अर्थात बदल दें तो सारणी का मान तो नहीं बदलता, जबकि उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी मान वैसे का वैसा ही है, वैल्यू में आंकिक मान वही रहेगा, केवल चिन्ह बदलेगा। माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। उसके बाद अगले गुणधर्म पर चले तो अगला गुणधर्म यह था दोस्तों, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कि किसी भी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाए, सेम टू सेम इक्वल हो जाए। कोई दो पंक्ति और चाहे कोई दो स्तंभ। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, सारणी का डायरेक्ट मान शून्य होगा, जबकि एक कॉन्सेप्ट अधिकतर क्वेश्चनों में लगेंगे जहां गुणधर्म हमको सिद्ध करना होगा और केवल वैल्यू बराबर 0 लानी है, तो ये गुणधर्म सबसे ज्यादा लगेगा। अगला गुणधर्म क्या देखे थे? अगला गुणधर्म यही देखे थे कि किसी सारणी के किसी पंक्तियों में किसी शून्येतर अचर से गुणा कर दिया जाए, चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में। और दोस्त हम ये भी जानते हैं कि सारणी में यदि किसी शून्येतर अचर से गुणा करना हो तो या तो किसी एक पंक्ति में करेंगे या तो किसी एक स्तंभ में करेंगे। यानी सारणी के सभी अवयव में किसी शून्येतर से गुणा नहीं होता है। तो यदि हम गुणा मान लीजिए कर देते हैं किसी पंक्ति में चाहे किसी स्तंभ में, तो सारणी का मान उतने गुना बढ़ जाएगा, इतने गुना हो जाएगा, बढ़ने का नहीं, उतना गुना हो जाएगा। यानी हम तो 2 से गुणा कर रहे हैं प्रथम पंक्ति में या प्रथम स्तंभ में, तो पूरी सारणी का मान 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला अगर गुणधर्म के बारे में चले तो अगला गुणधर्म यही था कि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति नहीं, किसी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग हो। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि कोई पंक्ति हो चाहे कोई स्तंभ हो, उसके सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों में योगफल के रूप में बटे हैं, तो पूरी सारणी उतने पदों के योगफल के रूप में बढ़ जाएगी, सिंगल सिंगल करके। क्लियर है? इसके बाद सबसे लास्ट मोस्ट प्रमेय दोस्त यह था, गुणधर्म था कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ से शून्येतर गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मान अपरिवर्तित रहता है। जो गुणधर्म नंबर 6 सबसे लास्ट वाला दोस्त था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या कोई एक पंक्ति चाहे कोई एक स्तंभ को बदलना चाह रहे हैं तो किसी दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ से, तो उस दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ में सभी पदों में किसी शून्येतर से गुणा करके आप उसको जोड़ या घटा सकते हैं, जो कि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा वो यूज होगा। ठीक है दोस्त, एक गुणधर्म आप अपने से और याद रखे रहिएगा, नोट पॉइंट में सुन लीजिए अच्छे से। उसको हमने नहीं लिखा है, गुणधर्म है नहीं, लेकिन गुणधर्म की तरह कार्य करता है, गुणधर्म की भांति व्यवहार करता है। क्या है? किसी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए, टोटल टू टोटल, चाहे एक पंक्ति का चाहे एक स्तंभ का। यदि टोटल अवयव शून्य हो तो सारणी का मान डायरेक्ट शून्य होता है। यानी दोस्त अगर हम देखें तो सारणी के शून्य का जो मान है वो लाने के 2 कॉन्सेप्ट याद हुए। क्या? सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो जाए तो सारणी का मान शून्य होता है, या सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ
टोटल अवयव शून्य हो जाए तो सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है दोस्त, अब इसी गुणधर्म के बारे में हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे और इसका चर्चा करेंगे, उसको लगाएंगे। दोस्त हम इसे एग्जाम्पल नहीं बल्कि हम लोग क्वेश्चन ही उठा लेते हैं जो चैप्टर का होगा। आपका एक्सरसाइज है दोस्त 4.2, लिख देते हैं हम प्रश्नावली 4.2। कौन सा दोस्त? 4.2। और 4.2 में कहा है आपके पास, आपको दिखा दें कि यही मेरे पास वो बुक है जिससे मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं दोस्त। तो लिखा है प्रश्नावली 4.2 में बिना प्रसरण किए और सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। यानी इसमें 5 प्रश्न शुरू के ऐसे दिए हैं जिनमें प्रसार नहीं करना है, यानी बिना प्रसरण किए, यानी प्रसार करने से मनाही है, आपको प्रसार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गुणधर्म का प्रयोग करिए और इसके वैल्यू को प्रूव करिए। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्त है आपका एक्स वाई जेड। पहला स्तंभ क्या है? एक्स वाई जेड। दूसरा आपका है ए बी सी और तीसरा दोस्त है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। इसके बराबर प्रूव करना है दोस्त कितना? 0। यानी इस सारणिक का मान आपको 0 लाना है, वो भी केवल गुणधर्म का इस्तेमाल करके। किसका दोस्त? गुणधर्म का। तो याद रखिएगा गुणधर्म का जब हमको इस्तेमाल करना होगा तो केवल हम गुणधर्म लगाएंगे। अब गुणधर्म यदि हम दोस्त लगाएं तो ध्यान दे रहे हैं, इसके अगर तीसरे स्तंभ पर नजर फेरे हम लोग तो तीसरा स्तंभ का जो पूरे टोटल अवयव है 2 या 2 से अधिक, यानी 2 अवयवों के योगफल के रूप में है। तो दोस्त गुणधर्म में हम लोग वही पढ़े कि यदि कोई टोटल पंक्ति का अवयव या किसी पंक्ति का टोटल अवयव, स्तंभ का टोटल अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो तो पूरी सारणी 2 या 2 से अधिक पदों के 2 या 2 से अधिक सारणी के योगफल के रूप में बदलेगी। तो दोस्त अगर हम लगाएं तो लिखेंगे गुणधर्म से। किससे? गुणधर्म से। अब कहेंगे कई नंबर का सर? नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं। अब कोई लेना देना, इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं और चाहे पहले भी। गुणधर्म क्या कहता है दोस्त कि जितने हैं उसको बांटिए, पहले जो जैसे का तैसे उसको लिख लेंगे। तीसरे स्तंभ को देखा जाए तो तीसरा स्तंभ 2 पदों में है तो पहले सिंगल सिंगल को लीजिए, बिल्कुल से सिंगल को ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसी में जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि सभी मान जोड़े गए हैं, आपको भी सभी मानों को 2 श्रेणियों 2 सारणिकों में जोड़ना पड़ेगा। अब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं उसको जस का तस, हाँ सर जस का तस लिखेंगे, यानी ए बी सी। अब बताइए स्तंभ तीसरा का सभी पहला अवयव पहली सारणिक को चला गया तो दूसरा अवयव दूसरी सारणिक को जाएगा। बिल्कुल सर जाएगा। अब ये 2 सारणिकों के योगफल के रूप में बदल गया। यस सर बदल गया। जब ये बदल गया तो दोस्त ध्यान दीजिएगा इसमें एक और गुणधर्म कार्य कर रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट था, 0 लाने की। और 0 लाने के 2 ही कॉन्सेप्ट हमने बताया। एक कॉन्सेप्ट ये बताया कि कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का डायरेक्ट मान 0 होगा, या टोटल किसी एक पंक्ति का सभी अवयव 0 होंगे तो उसका सारणिक का डायरेक्ट मान 0 होगा। तो दोस्तों वो जो लास्ट में अभी हम बताए वो आपको ध्यान नहीं देना है, कोई 2 बराबर कोई करना है, वो आ जाएगा तो लिख दीजिएगा। अगर आप गौर से इसके C1 को देखिए और इसके C3 को देखिए तो क्या आपस में बराबर है? हाँ सर बराबर है। तो क्या लिखेंगे? C1 = C3। यदि इसमें उसी तरह गौर से देखा जाए तो सर इसका जो C1 है तो बराबर नहीं है, लेकिन इसका जो C2 है और जो C3 है तो C2 और C3 बराबर है। हाँ सर यहाँ C2 और C3 बराबर है। यानी इस सारणिक में जो गुणधर्म लग रहा है 2 स्तंभ इसका बराबर और 2 स्तंभ इसका बराबर। जब 2 स्तंभ आपस में बराबर है तो 2 सारणिक का डायरेक्ट मान क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मान 0 प्लस उसका भी मान 0, और 0 में 0 जोड़िएगा तो बताइए क्या आएगा दोस्त? 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, जो कि हमारा यही RHS क्या करना था सर? प्रूव करना था। यानी इसमें बस गुणधर्म नंबर जो पदों के योगफल वाली बात आई थी कि यदि कोई श्रेणी सारणिक का कोई स्तंभ या कोई पंक्ति 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में है तो पूरी सारणिक को उतने सारणिक के योगफल के रूप में बदल देंगे। और जैसे ही हमने सारणिक को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में बदला तो देखें कि इसमें 2-2 स्तंभ बराबर दिखने लगे दोनों में, और जैसे ही 2-2 स्तंभ बराबर दिख रहे हैं तो दोनों का मान 0 हो गया, और 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि आपका RHS निकल के प्रूव होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, नोट डाउन करिएगा।
इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ सर, बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब अगला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, यानी पहला स्तंभ है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। दूसरा है बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तीसरा है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसके बराबर क्या लाना है सर, इसके बराबर भी शून्य लाना है। क्या लाना है, शून्य लाना है। यानी इस सारणी में देख रहे 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, और दो सारणी नॉर्मली बात है, सारणी में लिखा है सारणी वर्गाकार होती है, या तो 3x3 की होगी या तो 2x2 की होगी। तो चलिए हम इसके तरफ चलते हैं। अब हमें सर इसमें क्या लगाना है, गुणधर्म लगाना है। अब गुणधर्म यदि इसमें लगाना है तो देखिए क्या कहीं कुछ बराबर बराबर है, नहीं सर बिल्कुल बराबर तो है नहीं, जीरो लाने का कहीं कॉन्सेप्ट जाने हम लोग कि दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होने चाहिए, नहीं है। और जब नहीं है तो याद रखिएगा दोस्त, एक सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी ये कोई नियम नहीं है, इसको आपको रटना है, इसको आपको तर्क से समझना है। क्या है, क्वेश्चन में यानी सारणी में घूम करके यानी सभी पदों पर एक बार नजर उठा के देखिए, तो चाहे कोई पंक्ति को पकड़ लीजिए और चाहे कोई स्तंभ को पकड़िए, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को पकड़ेंगे, मतलब पूरे चाहे पंक्ति की नजर डालिए चाहे स्तंभ की तरफ नजर डाल रहे हैं, तो सभी में चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो दोस्त, चक्रीय नियम का पालन हुआ है। किस नियम का, चक्रीय नियम। चक्रीय नियम कहे तो जहां से शुरू वहां खत्म, घूमते घूमते जाए वही खत्म हो जाए। कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, बिल्कुल चक्रीय नियम है। जैसे यहीं से चल रहे हैं इधर आ गए फिर यही चल रहे हैं, यानी बार बार उसी पर चले उसी पर खत्म। यहाँ यदि देखो तो ए से घटा है बी तक, फिर बी से घटा है सी तक, फिर सी से घटा है ए तक। ये दोस्त कोई रूल नहीं है, ये समझने का प्रोसेस। तो ए से शुरू हुआ ए पर खत्म हुआ, कैसे, ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से ए के पास, यानी पद इस प्रकार से ज्वाइंट हुए हो कि क्रमबद्ध बढ़े हो और जहां से स्टार्ट हो वहीं खत्म हो। तो दोस्त करिएगा क्या है, आप ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आए, किसी भी गणित में ऐसे प्रकार आए, तो दोस्त सभी पदों को एक बार जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, सभी पदों को एक बार जोड़ देंगे। पहले हम LHS उठा रहे हैं क्योंकि जीरो तो लाना है। अब हम करेंगे क्या दोस्त, R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सभी पदों को हम क्या किया सर, सभी पदों को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सभी पदों को यानी सभी पंक्तियों को जोड़ दिया। R1 को R2 से R3 को R3, यानी सबको R1 R2 R3 जोड़ दिया गया। अब बताइए दोस्त, जब आप जोड़िएगा, ठीक है, तो आप बताइए इसमें ये तीनों मान जाके जुड़ जाएंगे। यस सर बिल्कुल जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए जरा। ए माइनस बी में जोड़िएगा, बी माइनस सी जोड़िएगा, सी माइनस ए। हाँ सर जोड़ दिया। क्या सर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी जोड़िएगा, सी माइनस ए। यस सर जोड़िएगा, ए माइनस बी। हाँ सर जुड़ गया। अब इसके तीसरी पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ को जोड़ेंगे, तो इसमें भी जोड़ेगा, सी माइनस ए जोड़ेंगे, ए माइनस बी जोड़ेंगे, बी माइनस सी। हाँ सर जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, क्या दोस्त R2 R3 में परिवर्तन है, नहीं सर R2 R3 में कोई परिवर्तन नहीं है। जब R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं है तो बताइए वो जैसे का तैसे लिखाएगा। यस सर जैसे का तैसे लिखाएगा, यानी हो जाएगा C माइनस ए, ये हो जाएगा A माइनस बी, और ये होगा A माइनस बी, ये होगा B माइनस सी। सभी पद लिख दिए सर, लिख दिए। अगर आगे गौर से देखिए दोस्त, ए से ए कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, बी से आपका बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट। यानी यदि उसको देखा जाए तो उसके टोटल R1 के पद क्या हो गए, कट गए। और जैसे ही टोटल R1 के पद कटे, ये हो गया 0 0 0। बचा क्या, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब यही मान हमारे पास दोस्त बचा, बिल्कुल सर यही मान बचा। तो अभी हम लोग दोस्त नोट में याद रखा है आपको कि सभी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के टोटल अवयव यदि शून्य हो जाए तो उसका डायरेक्ट मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी यदि हम लिखें तो दोस्त R1 बराबर 0, अर्थात R1 की पूरी वैल्यू 0 है, इसलिए इसका टोटल मान क्या होगा,
शून्य होगा और यही आपका RHS प्रूव्ड होगा। दोस्त हम लोग सारणी के गुणधर्म में इस बात को नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि कोई बुक्स वगैरह में ये गुणधर्म दिया नहीं है, और नहीं दिया था दोस्त उसको आप उसमें बढ़ा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर ने छोड़ दिया, हम जानबूझ के छोड़े, क्योंकि यदि आप नोटबुक में लिखेंगे, यदि अपने बुक को खोलेंगे, कहेंगे सर ये कहाँ से लिखवा दिए, अपने मन से उल्टे सीधा लिखा रहे, इसलिए दोस्त हम नहीं लिखवाए। लेकिन यहाँ जरूरत पड़ रही है, जिससे कि आपको यहाँ सीधा प्रत्यक्ष मान दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बिलीव होगा और यहाँ पे आप इसको समझेंगे नहीं सर ये बात सही है, इसलिए दोस्त हमने उसको छोड़ा था। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देखिए। चक्रीय नियम का पालन हुआ है, चक्रीय नियम के बारे में जरूर जानिएगा। चक्रीय नियम क्या है? यहाँ से पद शुरू होते हैं, घूम फिर करके वहीं जाते हैं, क्रमबद्ध चलते हैं। ए से गया बी तो फिर जाएगा बी से सी, फिर जाएगा सी से ए, तो सभी पदों को जोड़ने की क्रिया करिए। क्या काम करेंगे? सभी पदों को जोड़ने का नोट डाउन करेंगे। चलिए क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्त गुणधर्म की पूरी बात हम लोग आज क्वेश्चन में कर लेते हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें गुणधर्म भी अप्लाई होगा और प्रसार भी। क्यों? क्योंकि उसमें मनहाई नहीं किया है, लेकिन दोस्त इसमें मनहाई है, तो जिस सारणिक में मनहाई होगा यानी मना करेगा दोस्त, उसमें आप प्रसार नहीं कर सकते, और जिसमें मना नहीं करेगा उसमें प्रसार आप कर सकते हैं। पहला स्तंभ है 2 3 5, दूसरा 7 8 9, फिर है 65 75 86, 65 75 86 है, बराबर लाना है 0। क्या लाना है? 0 लाना है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, बिल्कुल चलेंगे। आप यदि अगर देखिए तो 2 3 5 पहला स्तंभ है, 7 8 9 दूसरा स्तंभ है, और 65 75 86 तीसरा स्तंभ है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रही है। अब जब ये बात समझ में आ रही है, तो आप बताइए हमको लाना है 0। तो 0 लाने के लिए वही दो कॉन्सेप्ट, या तो कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए, या कोई एक पंक्ति या स्तंभ टोटल अवयव शून्य हो जाए। तो सर शून्य को करने को सोचिए, तो इसमें सभी में कुछ न कुछ पद है, कुछ न कुछ संख्या है, शून्य करने में थोड़ा इधर उधर ज्यादा परेशानी है। तो सर क्या होगा? वही नियम लगेगा जो किसी भी दो पंक्ति या किसी भी दो स्तंभ के अवयव सेम हो जाए, बराबर करेंगे। तो आप बताइए यदि हम इसको बराबर करने को सोचें तो आप क्या सोच सकते हैं? आप बड़े मान से काट पीट करके छोटे की तरफ आ सकते हैं, या छोटे मान से आकर के बड़े की तरफ जा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सभी पद या सही संख्या को देखेंगे तो तीसरे स्तंभ में सब बड़ी संख्याएं दी है, दूसरे स्तंभ में उससे छोटी, और तीसरे स्तंभ में उससे छोटी, यानी संख्या का क्रम क्रमबद्ध चल रहा है। चाहे पंक्ति से हिसाब से देख लीजिए, चाहे स्तंभ के हिसाब से देख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रही है। तो बताइए कहने का मतलब है बढ़ते हुए क्रम को घटते हुए लगा दीजिए, सब मान बराबर करिए छोटे वाले के बराबर, या छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेकर चले जाइए, सब मान हो जाए बड़े वाले के बराबर। क्लियर? तो सेंस आप वही लगाइए कि हमको कोई दो स्तंभ या पंक्ति बराबर करना है। जब कोई दो या स्तंभ पंक्ति बराबर करनी है, तो दोस्त याद रखिएगा बड़े से छोटा होने में इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा परिश्रम करना है। छोटा से बड़ा की तरफ हम पहाड़ा पढ़ के चले जाते हैं, यानी गुणा करके चले जाते हैं। क्या करके चले जाते हैं? गुणा। तो आप सर छोटे वाले पद को उठाएं और गुणा से बड़े वाले के पास जाने का प्रयास करेंगे, यानी बड़े वाले मान के बराबर मान करने का प्रयास करेंगे। तो यदि हमें 2 वाले को उठाएं, तो 2 को अगर हम 7 पे पहुंचाएं तो भी पहाड़ा नहीं आ रहा है, और 65 पे पहुंचाएं तब तो और ज्यादा होगा, यानी इस पे पहुंचने से थोड़ा दिक्कत। यानी इस वाली पंक्ति का अगर सभी अवयव पहले स्तंभ को देखें, तो पहले स्तंभ के सभी अवयव दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम, यानी डायरेक्ट मान नहीं पहुंच रहा है। क्लियर? आज जब डायरेक्ट मान नहीं पहुंचे तो किसी का सहारा लेगा, तो किसी का सहारा लेना चाहे तो भी नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वो 65 बहुत दूर है, साथ इसके टेबल में पड़ेगा नहीं, अगल बगल का कोई पड़ोसी उसका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि वो सामान हो नहीं रहा। तो सर जब पहला स्तंभ नहीं चल पाया तो दूसरे स्तंभ को पहुंचाते बड़े वाले के पास। बिल्कुल। अब बताइए 7 को अगर हम 65 के पास पहुंचाना चाहें तो 7 को पढ़ा पड़ेंगे, 7 1 7 7 2 14 7 21 7 28 7 35 7 6 42 7 49 7 8 56 7 9 63 और 7 10 में 70। कहेंगे सर पहाड़ा बढ़ूंगा, नहीं आपको हमने बोल के सिखाया, आप डायरेक्ट कर सकते। तो 9 बार में कर रहे तो सर 63 हो रहा है, यानी 9 बार में पहुंचना है तो वो तो पहुंचा, लेकिन अभी 2 की कमी पहुंचा। तो जब 2 का कमी है तब क्या करेगा? वो अगल बगल ढूंढेगा। क्या करेगा? अगल बगल ढूंढेगा।
अब अगल बगल ढूंढेगा, दो की कमी बता रहा है, तो दो तो इसके पड़ोस में ही दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा है। यानी अगर इन 9 से गुणा करके और पड़ोस वाले का सहारा ले ले 2 का, तो क्या 65 हो जाएगा? हाँ सर, 7 9 63 2 65। यानी ये इसके करीब पहुंचने से बस 1 2 स्टेप पीछे था, जो कि बगल वाले के सहारा से पहुंच जा रहा है। हाँ सर, वो तो पहुंच गया। तो जैसे दोस्त ये पहुंचा है, उसी तरह से ये भी पहुंचने चाहिए। अगर ये सभी उसी रूल से पहुंच रहे हैं तो मान सकते हैं, आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। और नहीं है तो फाइल नहीं है, नियम लगेगा तो सब पे लगेगा। चलिए, तो 9 बार टेबल किया और 2 को जोड़ा 65 हो गया। इसको देखिए सर, 8 को, 8 का 9 बार टेबल का 8 9 72, अब बच जा रहा है 3, जबकि पड़ोसी में 3 है। हाँ सर, ये भी पड़ोसी से अगर लेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। 9 को 9 बार गुणा कराएंगे, क्योंकि सबको 9 बार ही गुणा करा रहे हैं, तो टेबल सब में बराबर होगा। 9 9 81, बच रहा है 5, जो कि बगल में पड़ोसी है 86। यानी सर ये जो मिडिल वाले, यानी दूसरा स्तंभ है, दूसरे स्तंभ का अवयव तीसरे स्तंभ पे अपने पहले स्तंभ के पड़ोसी की सहारा लेकर पहुंच जा रहे हैं, यानी मान बराबर कर दे रहे हैं। हाँ सर, पहुंच जा रहे हैं, मान बराबर कर दे रहे हैं। तो जो स्तंभ आप पहुंचा रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, उस स्तंभ को आप नहीं बदलेंगे। गुणधर्म में यही बदलाया गया है। तो जिस पंक्ति या स्तंभ को बदलना है, दूसरे पंक्ति या स्तंभ में गुणा करके आप जोड़ घटाव करिए। तो आपको इसी में गुणा करने का मांग हो रही है। हाँ सर, और जब इसी में गुणा करने की मांग हो रही है, तो आप आर C2 को पहुंचा रहे हैं, C2 में गुणा मांग रहा है, तो आप C2 को मत चेंज करिए, आप चेंज करेंगे C1 को। किसको चेंज करेंगे? C1 को। अब C1 चेंज हो रहा है, तो C1 अपना सहारा देगा। कैसे देगा? दूसरे स्तंभ से कुछ गुणा भाग करवा के। तो दूसरे स्तंभ में क्या गुणा हो रहा है सर? 9C2 हो रहा है। यानी C1 ये कहा कि भाई C2, तुम अपने में 9th का गुणा करके मेरे साथ ऐड हो जाओ, तब मैं उसके बराबर हो जाऊं, जिससे कि हम लोग मान सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो C2 अपना 9 से क्या किया? गुणा किया। अब बताइए, जब C2 9 से गुणा किया, C1 चेंज हो रहा है, तो C1 चेंज हो रहा है, तो 9 7 63 2 65, यानी ये 65, 9 8 72 3 75, 9 9 81 5 86। क्या सर C2 में चेंजिंग है? नहीं। तो C2 में चेंजिंग नहीं है, तो जैसे का तैसे। क्या सर C3 में चेंजिंग है? नहीं। और जब नहीं है तो जैसे का तैसे। यस सर, बिल्कुल जैसे का तैसे। अब बताइए, जब इस गुणधर्म को हमने लगाया और प्राप्त सारणिक को देखा, यानी सारणिक में जो मान आए उस पर विचार कर रहे हैं, तो C1 के अवयव और C3 के अवयव दोनों इक्वल है, तो क्या लिख देंगे कि C1 इक्वल टू C3, यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों बराबर हैं। तो क्या उस गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट जो मान आएगा वो शून्य आएगा? यस सर, कह सकते हैं कि C1 इक्वल टू C3 है। तो गुणधर्म यही कहता है कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ बराबर है, तो आप इसको डायरेक्ट शून्य कर सकते हैं, यानी शून्य होता है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या से टेबल करके यानी पहाड़ा पढ़ के गुणा करके बड़ी संख्या के पास जाने का थोड़ा आसान तरीका होता है, आसान रास्ता है। जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या के पास लाने के लिए भाग वगैरह दे के घटाना पड़ता है। तो दोस्त आप भाग वगैरह मत दीजिएगा, गुणा करके डायरेक्ट पहुंचिएगा। खैर, इसके अलग अलग तरीके हैं, अपने अपने विचार से आप सेट करेंगे। नोट पॉइंट में एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, सारणिक का गुणधर्म पढ़ने के लिए यानी गुणधर्म लगाने के लिए किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट्स का नकल नहीं हो सकता कि कौन सा टीचर क्या सोच करके कौन गुणधर्म लगा दे रहा है, आप क्या सोच करके क्या गुणधर्म लगा रहे हैं। किसी के दिमाग यानी माइंड का नकल नहीं किया जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोसेस को समझा जा सकता है कि इस प्रकार करना है, ये मान लाना है, तो इस प्रकार आ सकता है। तो सोचिए, मैं जो सोच करके कर रहा हूँ आप भी वही नहीं, तो आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग दोस्त चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दिया है दोस्त, पहले स्तंभ में है 1 1 1 1 1 1, दूसरे में BC CA AB BC CA AB, तीसरा में है दोस्त A इंटू B प्लस C, फिर है B इंटू C प्लस A प्लस है, इंटू तीसरा में है C इंटू A प्लस C,
बराबर लाना है दोस्त जीरो। बिल्कुल, जब इसमें भी बराबर जीरो लाना है तो आप ध्यान देंगे कि सर ये जब जीरो लाना है तो इसको भी हमको गुणधर्म लगाना होगा। अब गुणधर्म लगाने के लिए आप LHS लेकर चलिए। और दोस्त इसमें गुणधर्म लगाने से पहले तो देख रहे हैं जो हमारे मान है, यानी तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ में कुछ गुणा भाग दिख रहा है। हाँ सर, गुणा भाग दिख रहा है। यदि तीसरा स्तंभ में गुणा भाग दिख रहा है तो दोस्त पहले इसको खोल देते हैं। 1 1 1, ये हो जाएगा BC CA AB। इसमें गुणा कीजिएगा तो AB धन AC, AB धन AC। इसमें गुणा कीजिएगा तो BC धन AB। C का गुणा ए में करेगा AC धन C स्क्वायर। नहीं दोस्तों, ये A प्लस B है, ये क्या है, सॉरी A प्लस B। पहला है B प्लस C, फिर C प्लस A और A प्लस B, तो ये हो जाएगा AC प्लस BC। दोस्तों यही निकल के आया। हाँ सर, यही निकल के आया। अब सर क्या करेंगे, अब आप वही करिए। सर इसमें दो गुणधर्म लगने वाले हैं शुरुआत में। यदि तीसरे स्तंभ को हम देखें तो तीसरा स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल है, तो सीधे सारणिक को ही दो या दो से अधिक योगफल में बांट दो, यानी दो लोगों के योगफल में डिवाइड कर दो, यानी बंटवारा कर दो। हाँ सर, एक तरीका वो होगा। यदि हम बंटवारा कर देते हैं, आता क्या है समझिए। अब यह आ जाएगा 1 1 1 BC CA AB, और यह आ जाएगा AB BC AC। यानी अगर इसमें देखें तो पहला पद में ये पहले पद को लेकर जाए, पहली सारणिक, दूसरी सारणिक इसको लेकर जाएगी, यानी 1 1 1 BC CA AB AC AB BC। सर कुछ होने वाला नहीं है। हाँ सर, उसको अलग करने से थोड़ा और गुणधर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हमने आपको इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया था, चक्रीय नियम। कौन सा नियम दोस्त, चक्रीय। चक्रीय का मतलब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ पे नजर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जहाँ शुरू हुए होंगे वही से खत्म होते हुए आएंगे, यानी वो चीजें दो दो बार आएंगी, जहाँ से चालू वहाँ खत्म, बीच में चले बच में। यदि इसको आप देखिए तो इस लाइन में अगर C3 को, यानी कॉलम तीसरा नंबर देखेंगे कॉलम स्तंभ 3 को, AB यहाँ है तो इस AB इसमें भी है, AC यहाँ है तो AC इसमें भी है, BC यहाँ है तो BC इसमें, यानी तीसरे स्तंभ में सभी पद दो दो बार आए और आगे क्रमबद्ध बढ़ रहे हैं। जैसे AB AC पहले में था तो AB चल गया दूसरे में, फिर BC इसमें था तो BC चल गया तीसरे में, AC था तीसरे में तो चल गया पहले में, यानी पहले से चला गया तीसरे में, तीसरे चला गया पहले में। तो कहीं ना कहीं पहले का रिलेशन दूसरा से, फिर दूसरे का रिलेशन तीसरा से, तीसरे का रिलेशन पहला से बन रहा है। तो दोस्त सबको चक्रीय नियम पालन हो रहा है, सबको जुड़ा दो, सबको क्या करो, जुड़वा दो। या दूसरा तरीका यदि हम ये देखें, यदि इधर से नजर डालें, पंक्ति को न जोड़ करके स्तंभों को देखें, तो यदि इसमें हम देखेंगे तो दोस्तों 1 है, BC है, AB है, AC है। तो इस लाइन में अगर पूरा देखा जाए पहली पंक्ति में तो 1 है, BC है, AB है, AC है। इसमें देखा जाए तो 1 है, AC है, BC है, AB है, यानी जो ये तीनों ऊपर वही ये तीनों नीचे, 1 है तो 1 है। तीसरा 1 है AB AC BC, तो क्या AB AC BC इसी का है? हाँ सर, बिल्कुल इसी का है। यानी ये वाले और ये वाले पद को देखें तो सब एक ही लाइन में है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल है। और जब ये सब एक जैसे हैं तो दोस्त सारणी का गुणधर्म यही कहता है, या सारणी की परिभाषा ये कहती है नोट पॉइंट्स में, कि यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति में, किसी पंक्ति के सभी अवयव या किसी स्तंभ के सभी अवयव में किसी एक शून्येतर से गुणा करें तो सारणिक उतना गुना हो जाती है। यानी कहने का सेंस ये है कि सारणिक में किसी संख्या से जो शून्येतर है, यानी शून्य नहीं, गुणा करें तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में करते हैं, ठीक है। और जब किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में करते हैं तो सर जब गुणा कर रहे हैं तो कामन भी तो कर सकते हैं। हाँ सर, यानी चाहे गुणा करना हो या कामन करना हो, कोई एक पर्टिकुलर पंक्ति या कोई एक पर्टिकुलर स्तंभ से करिए। तो जब हम इस सभी को दोनों को मिलाएंगे तो ये सभी पद सभी में हो जाएंगे, यानी ये जो तीनों पद है सबके साथ दिखेंगे, और दो जब सबके साथ दिखेंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं दोस्त, हम कर रहे हैं आपको अब इसको को कलेक्ट करा रहे हैं इनके साथ, तो ऊपर से नीचे नहीं करा रहे हैं, अगल बगल करा रहे हैं। अगल बगल करा रहे हैं तो कॉलम में परिवर्तन होगा। C2 को चेंज कर दे रहे हैं C2 प्लस C3 से। कैसे दोस्त, C2 को चेंज किया C2 प्लस C3, तो C1 में कोई परिवर्तन नहीं सर, बिल्कुल। अब ये दोनों को यदि जोड़िएगा तो हो जाएगा BC धन AB
धन AC। अब इसको यदि जोड़िएगा तो CA धन BC धन AB। इसको यदि हम देखेंगे तो AB धन AC धन BC, यानी C2 परिवर्तन हो गया। सर C3 को देखें तो C3 में कोई परिवर्तन नहीं लिखा गया है, तो C3 जस का तस जैसे का तैसे, AB धन AC, BC धन AB, AC धन BC। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब जैसे ही आपने इसको देखा दोस्त, तो आप बताइए क्या C2 में सभी अवयव सेम है? हाँ सर सभी अवयव सेम है, तो क्या आप C2 से ये चीज कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल सर ये चीज कॉमन ले सकते हैं, यानी C2 से कॉमन निकालेंगे आप तो हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC, ये चीज कॉमन चलेगा और सारणिक आगे बढ़ती चलेगी। यस सर सारणिक बढ़ेगी। अब सारणिक को हम बढ़ा देते हैं, तो C2 से आप कॉमन लिए हैं तो C1 जैसे का तैसे, यानी C1 हो जाएगा 1 1 1। अब ये सभी निकल गए, तो जहाँ टोटल मान निकल जाता है दोस्तों वहाँ 1 कॉमन होता है, यानी 1 बचता है, ये हो गया 1। और C3 में जस का तस जैसे का तैसे कोई परिवर्तन नहीं करना है। AB AC, इसके बाद है BC धन AB, फिर है आपका AC धन BC। बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। अब आगे क्या चलेगा सर? आगे यदि हम देखें तो C1 और C2 बराबर मिल गया, तो बताइए जब C1 बराबर है C2 के, तो गुणधर्म तो यही कहता है कि जब कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर आ गए तो उसका डायरेक्ट मान क्या होगा? शून्य होगा, यानी BC धन AB धन AC, साइड वाला तो चल ही रहा है और ये मल्टीप्लाई करेगा 0 से, और 0 में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है, या 0 में इतना बड़ा गुणधर्म है कि 0 किसी के भी साथ गुणधर्म में यदि गुणा करता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है दोस्त? 0। और यही आपका RHS क्या होगा? रुद्ध होगा, जैसा कि आपने देखा। तो दोस्त इसमें क्या लगा? इस सारणी के गुणधर्म पहले गुणा किया और गुणा करके नजर उठा के देखा तो सभी पद को एक साथ कलेक्ट करने पर एक जैसे मान हो रहे हैं। तो दोस्त जहां भी एक जैसे मान होंगे उसको कॉमन कर दीजिएगा, तुरंत कॉमन होगा, सारणी की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी और ज्यादा कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन आप अच्छे से करेंगे, नोट डाउन करिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन गुणधर्म का दोस्त बचा, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी जरा हम लोग एक बार देखते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त है, ये भी बहुत जबरदस्त है, थोड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आया है। इसको देखते हैं, लिखने में यदि कोई भी डिजिट या अंक छूटता है तो काम गड़बड़ा जाएगा। आपका है B प्लस C, C प्लस A प्लस B। दोस्त इसको लिखते समय ही नजर आ रहा है कि B से गया C पर, C से गया A पर, A से गया B पर, यानी चक्रीय नियम का जैसा कार्य हो रहा है, दोस्त सबको समेट देंगे। उसी तरह दूसरे स्तंभ में Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, यानी इसको भी अगर देखा जाए तो Q से शुरू हुआ, Q पर खत्म, R से खत्म हुआ, R शुरू, R शुरू, यानी सब में मान वही जा रहा है। तो दोस्त कंफर्म हो गया कि इसमें क्या लगेगा? चक्रीय नियम, यानी सबको समेटना पड़ेगा। Y से गया Z पर, Z से गया X पर, तब X से जाएगा Y पर, और इसके बराबर जो लाना है दोस्त, इसके बराबर लाना है 2 इंटू ABC, यानी पहले स्तंभ में ABC, दूसरे में आपका PQR, और तीसरे में लाना है XYZ। ये आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब दोस्त प्रूफ करके ये लाना है, यानी यहाँ हमें 0 नहीं लाना है, यहाँ हमें एक वैल्यू लेकर आना है उस सारणी के, तो जो लाना होगा उसे हम देखेंगे। चलिए अब इसको भी हम देख लेते हैं दोस्त। तो हमने अब इसमें क्वेश्चन को लिखते समय हम लोग जिक्र कर लिया, यानी लिखने से ही पता चला कि इसका पद जिस प्रकार के बढ़ रहे हैं, जहाँ से शुरू हो रहे हैं वही खत्म हो रहे हैं, और जब जहाँ से शुरू हो रहे हैं वही खत्म हो रहे हैं तो सबको समेट दिया जाए सर। यस सर समेट दो, यानी R1 में सबको लेकर चले जाइए, R1 को चेंज करिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों जोड़ के। और दोस्त जैसा ही हम तीनों जोड़ेंगे तो आप बताइए हर एक मान, इस लाइन में पूरा जोड़ेंगे तो B B दूठे हो जाएगा, C C दूठे हो जाएगा, A दूठे, यानी 2A 2B 2C। तो जब सब में 2 हो रहा है तो दोस्त इसको 2 कॉमन लिख के A प्लस B प्लस C कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो सब 2 2 सब है, तो इसमें भी 2 करके क्या हम P प्लस Q प्लस R कर सकते हैं? यस सर बिल्कुल कर सकते हैं।
इसमें अगर दो ठो वाई, दो ठो जेड, दो ठो एक्स हो रहा है तो इसको दो कॉमन करके क्या हम दो दो ठो लिख सकते हैं? दो ठो एक्स, दो ठो वाई या दो ठो जेड? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हमने इसको दोस्त लिखा तो R1 में परिवर्तन था तो R1 को किया, क्या R2 R3 में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। और जब R2 R3 में परिवर्तन नहीं हुआ है तो दोस्त ये जैसे का तैसे पड़ेगा। अब ये दोनों को जैसे का तैसे हमने लिख दिया, यानी P प्लस Q, ये जो है कि R है, और ये आपका है Z प्लस एक्स, और ये है एक्स प्लस। क्लियर? अब यदि दोस्त हम देखें R1 को और RHS को, तो RHS के बाहर हमको दो चाहिए, यानी किसी न किसी संख्या से बाहर गुणा हुआ वो भी दो है, तो दो कहीं ना कहीं हमको बाहर चाहिए, और वो नजर आ रहा है R1 में। R1 के सभी पदों में दो का गुणनफल है, तो R1 में से दो क्या करेंगे आप? कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा C प्लस ए, और यहाँ बचेगा A प्लस बी। यहाँ हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस R, यहाँ हो जाएगा आपका R प्लस P, और यहाँ हो जाएगा P प्लस क्यू। यहाँ हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें होगा दोस्त जेड प्लस एक्स, और यहाँ होगा आपका एक्स प्लस वाई। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। और जब ये दोस्त क्लियर है तो अब हमको देखिए सिंगल सिंगल ए बी सी सब में करना है, पी क्यू आर सबको करना है, एक्स वाई जेड सब में करना है, यानी हमको सिंगल वैल्यू प्रूव करनी है। तो यदि इसमें देखो तो सर इसमें ए है, बी है, सी है, जबकि लाना क्या है? केवल ए। यदि केवल ए लाना है तो यहाँ से बी और सी को हटना होगा, और हटने का मतलब है कि विपरीत चिन्ह आए और कट जाए। तो बी और सी को खोजेंगे है कहाँ? तो बी और सी स्तंभ में तो उधर जा ही नहीं सकते क्योंकि उधर अलग अक्षर है। इधर एक इसके नीचे पंक्ति, यानी उधर वाले बगल वाले में नहीं जाएंगे, इसके नीचे अपने ही पंक्तियों को देखेगा। तो ए को रहना चाहिए, बी और सी को हटना चाहिए। तो बताइए बी और सी कहीं ना कहीं माइनस में आने चाहिए। तो आप बताएं कि सर जी सी यहाँ है घट जाएगा तो इसको काट देगा, जबकि ए यहाँ है घट जाएगा तो इसको काट देगा, और जबकि बी यहाँ है घट जाएगा तो इसको काट देगा, और जबकि यहाँ का सी एक ठो ए बच जाएगा। यानी अगर इसमें तीन लेटर है ए बी सी, इन दोनों को देखा जाए तो इसमें सी है, बी है, दो ठो ए कट हुए हैं, दो ठो। तो नीचे दोनों में मिलके दो ए हो रहे हैं, एक ठो बी एक ठो सी हो रहे हैं, और जबकि उसमें एक एक ठो है। तो दोस्त यही दोनों अगर मिल के इसको निकाले, यानी R1 को ही निकालो इन दोनों को मिला के, क्यों? क्योंकि इनमें दो ठे ए है, एक ठे बी, एक ठे सी। आइए एक सब लिया है, तो जब एक एक मान सब लिया है तो एक एक मान इन सबसे निकाल देगा, तो इसके में से ए बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। यानी दोस्त जो हमारा R1 परिवर्तन मांग रहा है, कौन? R1 जो परिवर्तन मांग रहा है वो मांग रहा है R2 धन R3 माइनस R1। कैसे? यानी R2 R3 दोनों को जोड़ लो और R1 को घटा दो। यानी हम कह रहे भाई तुम जोड़ कर दोनों आओ, हम खुद ही घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम दोनों जोड़ कर लेकर आओगे तो तुम्हारे में दो ठो ए है, एक ठो बी है, एक ठो सी, जबकि हमारे पास तीनों एक एक ठो। हम तीनों जब निकाल लेंगे तो बी सी खत्म हो जाएंगे, एक ठे हमारा ए भी निकलेगा, तो आपके पास एक एक बच जाएगा, जो कि एक एक की जरूरत है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। R1 को चेंज करिए, R2 धन R3 जोड़ के R1 घटाइए। अब दोस्त हम क्या करेंगे? अब इसको हम आगे लिखने के लिए बढ़ाते हैं। जब हमें ये मान लिखना है, ठीक है, तो सर हम इसको हल करेंगे, बिल्कुल हल करेंगे। अब जब हम इसको हल करेंगे तो दोस्त इधर बाहर दो चल रहा है, हाँ सर दो चल रहा है, दो चल रहा है तो चलने दीजिए। अब बताइए इसको चेंज कर रहे हैं, दोनों को जोड़ कर घटा रहे हैं, तो सिंगल में क्या बच रहा है? सिंगल में ए। उसी तरह इसको देखेंगे, दो ठे एक ठे पी, एक ठे क्यू, एक ठे आर, तो यहाँ एक ठे आर है, एक ठे क्यू है, दो ठे पी है, तो दो पी में से एक ठे पी घटेगा तो यहाँ बचेगा पी। उसी तरह इसमें अगर देखा जेड है, वाई है, एक्स है, एक्स है, यानी इसमें दो एक्स आ रहे हैं, तो दो एक्स से एक घटेगा तो सर एक्स बच जाएगा, और बाकी सब मान सेम टू सेम हो जाएंगे। अब यहाँ बचेगा आपका सी प्लस ए और ए प्लस बी, और यहाँ बचेगा आपका आर प्लस पी, और यहाँ बचेगा पी प्लस क्यू, यहाँ बचेगा आपका जेड प्लस एक्स, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई। बिल्कुल सर, यस सर यही सही है। अब बताइए इसके R1 के पद सेट हो गए? यस सर, R1 के पद सेट हो गए। R2 में देखिए क्या जरूरत है? सर R2 में B की जरूरत है, यानी ओनली B होना चाहिए। R2 में देखिए है क्या? सर R2 में हमारे पास जो है ये है C प्लस ए, तो बताइए यहाँ आपके पास B है? नहीं है। सर R3 में क्या जरूरत है? सर C, क्या यहाँ C है? नहीं सर, यहाँ A है, यहाँ B है, यानी B की आवश्यकता थी R2 को, जबकि B की मान दे दिया
R3 में, यानी जहां आवश्यकता है वहां नहीं दिया। उसी तरह सी की आवश्यकता है R3 में और दे दिया R2 में, यानी R2 वाली वैल्यू दे दिया R3 को और R3 वाली वैल्यू मिल गई R2 को। R2 मिल गया R3 को और R3 मिल गया R2 को। तो बताइए जहां चाहिए उसमें अदला बदली मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? तो दोस्त अदला बदली मांग रहा है। और अदला बदली जब हम करते हैं कोई दो पंक्तियां स्तंभ को, तो आपको बताया गया गुणधर्म में लिखाया गया है कि सारणिक का आंकिक मान नहीं बदलेगा, उसका चिन्ह परिवर्तन होगा। यानी दोस्त यदि हम लगाए तो अगला स्टेप माइनस अगर खींच के ला देंगे, ए हो जाएगा a प्लस बी चला जाएगा ऊपर और c प्लस ए चला जाएगा नीचे। क्लियर? अब यहाँ p वाला रहेगा और यहाँ चला जाएगा p प्लस क्यू और यहाँ हो जाएगा r प्लस पी। यस सर। यहाँ यदि देखा जाए तो यक्स रहेगा, जेड एक्स नीचे चला जाएगा, एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और जेड एक्स नीचे चला जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ये बात सही है, ऐसा ही बात है। तो दोस्तों क्या सेटअप जितना बन रहा है उतना बना? हाँ सर बना। अब हम जिक्र करेंगे कि सर जी चाहिए क्या हमको। दोस्तों चाहिए आपका सर सी प्लस, यहाँ चाहिए केवल बी, उसको नहीं यहाँ बी, तो यहाँ चाहिए यदि हमको बी, तो ये बी देख रहे हैं ए प्लस बी है, ए प्लस, इसमें से ए हटाना होगा। हाँ सर ए हटाना होगा। यदि हम ए हटाएंगे तो सर जी ए कहीं ना कहीं आके घटेगा। हाँ सर कहीं ना कहीं आके घटेगा, और जब कहीं ना कहीं आके घटेगा तो हमको यहाँ चाहिए केवल बी, यहाँ चाहिए केवल बी। तो बताइए इस बी में से ए हटेगा कब? जब बगल वाले ऊपर से ए को ला के घटाएगा। हाँ सर ए को ला के घटाएगा, यानी ए प्लस जो बी चल रहा है, ठीक है, अब जो ए प्लस बी चल रहा है आपका जो मान होगा दोस्त वहां से घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। एक बात दोस्त और, यहाँ जो हम परिवर्तन लाए हैं, ठीक है, ये परिवर्तन को जरा ध्यान दीजिएगा। जो गुणधर्म नंबर 6 था कि यदि किसी पंक्ति को आप बदल रहे हैं, तो किसी पंक्ति को आप बदल रहे हैं तो उस पंक्ति में कोई दूसरे वाले को ले आके जोड़िए या घटाइए, उस पंक्ति को कुछ मत करिए, उस पंक्ति को। जबकि दोस्त यहाँ हमने क्या कर दिया है, R1 को खुद ही घटा दिया है, यानी सर R1 जैसे था वैसे ही रहेगा, आपको दूसरे लोग को सहारा लेना होगा। यानी ये दोनों घटेगा, R1 को निकाल, यहाँ जो R1 घट रहा है इसको ये, अर्थात यहाँ माइनस ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए प्लस में, यानी जैसे था वो सही रहेगा, उसके दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ आने चाहिए, दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ आने चाहिए। और जबकि दोस्त यहाँ से एक मिस्टेक हुई है, और यदि हम मान इसको सेट नहीं करते हैं तो बात आगे गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, R1 को आगे कर देते हैं, R2 R3 को पीछे, यानी जो हम लिखे हैं तो इसमें हम R1 को आगे करके घटा देंगे R2 प्लस R3, यानी माइनस करने का मतलब हमने कॉमन किया। हमने क्या था, इन दोनों को जोड़ को इसको घटाया था, तो नहीं, इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दो। और जब ये जोड़ के हम घटा देंगे तो दोस्त बताइए इसको जोड़ेंगे तो ए मिलेगा 2a, बी सी मिलेगा, बी और सी आई जब घटेगा तो बी सी कटेगा। अब यहाँ 2a घट रहा है माइनस का, यानी दोस्त इसमें सभी पदों में क्या निकल रहे हैं, माइनस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? माइनस आ रहे हैं। अब बताइए जब सभी पदों में माइनस आ रहे हैं तो ये माइनस आपको बाहर निकालना होगा। हाँ सर ये माइनस हमने क्या किया, बाहर निकाला। तो जब ये माइनस हम बाहर, इसमें भी है तो इसमें माइनस को चलने दीजिए सर, ये माइनस चल रहा है। ये माइनस किसकी वजह से आया है सर? ये माइनस जो आया है हमने R2 को ले गया R3 के पास और R3 को ले गया है R2 के पास, यानी R2 चेंज इंटू R3 और R3 चेंज इंटू R2। ये बात दोस्त गौर से ध्यान दीजिएगा, यदि ये मिस्टेक हो जाएगा तो जो प्रूव कर रहे हैं वो नहीं होगा। एक लाइन हमने यहाँ से थोड़ा सा मिस हुआ था, इसके लिए माफी चाहेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा गुणधर्म नंबर 6 इंपॉर्टेंट था वो बात ये थी कि जिसको परिवर्तित करें उसी में दूसरे वालों को कुछ लाके करिए, उसको कुछ नहीं करना है आपको, उसी सारणी उसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य को गुणा कराइए, जोड़ कराइए, घटा कराइए, कुछ भी, लेकिन वो होना चाहिए। तो हमने इसको दिया। आप बताइए दोस्त यहाँ से हुआ, अभी माइनस 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 सब में निकला, माइनस निकलेगा तो क्या इसको प्लस कर देगा? हाँ सर इसको प्लस तो कर देगा, बिल्कुल सही। अब प्लस ये कर दे रहा है, ये तो बात चलिए, लेकिन सर बाकी पद को सेट करने की बात देखेंगे। क्या देखेंगे सर? बाकी जो पद है, यहाँ ए चाहे निकल गया, ए बचा, यहाँ ए प्लस बी है, चाहिए केवल बी, तो केवल अगर चाहिए बी तो इस पद में से ए को निकालना हो, यानी R2 से ए गायब करो,
तो R2 को चेंज करना पड़ेगा और ये निकल रहा है R1 में, इसका माइनस निकालने के बाद चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ कर लेंगे आप। ठीक है, क्या हो गया, इसमें से अगर निकाल दिया क्या हो गया, ए पी एक्स, माइनस निकल गया तो प्लस में हो गया, ये हो जाएगा ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। हाँ सर ये चल रहा है। अब यहाँ माइनस का प्लस हमने इसलिए लिखा दो कि माइनस आपको निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको अब नोट डाउन करते रहेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इधर इसको मिटाएंगे। अब मिटाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, अब हमारे पास वही कंसेप्ट, इसको इधर का इरेज कर रहे हैं। अब इसको जब इरेज कर देंगे तो बाकी मान हम लोग इधर लिखना चालू कर देंगे। अब बताइए, जब हमको यहाँ चाहिए केवल बी और जबकि इसमें है ए, तो सर जी यहाँ ए एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा ए है, तो ऊपर वाले ए को ले आके घटा दो तो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हाँ सर ये हट जाएगा। तीसरे वाले को भी एक ही साथ सेट कर लीजिए, यहाँ चाहिए सी और जबकि इसमें भी है ए एक्स्ट्रा, यानी ये इसमें भी एक्स्ट्रा है और ये इसमें भी, R2 में भी ए ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, और R3 में भी ए एक्स्ट्रा है, यानी जरूरत हमको एक की नहीं थी जबकि ये दोनों के साथ आया है, अर्थात दोस्त बदलाव दोनों में मांग रहा है। और जब बदलाव दोनों में मांग रहा है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक साथ लिख दीजिए कि R2 को जो चेंज करना है R2 माइनस R1, और R3 में जो भी बदलाव लाना है वो R3 माइनस R1। दोस्त दो पंक्तियों या दो स्तंभों को किसी अन्य के सहारे एक साथ बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि जो दोनों बदला कर रहे हैं, जो दोनों का मान परिवर्तित कर रहे हैं, उन दोनों में कॉम्बिनेशन न बने, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं और बन रहा है तो बना लीजिए, इन आपस में कॉम्बिनेशन बनना नहीं चाहिए। अब बताइए, जब इसको हम बदलेंगे तो R2 R3 में परिवर्तन है, बाहर से +2 चल रहा है, चलेगा, क्या R1 में कोई परिवर्तन है, नहीं सर, तो ए पी एक्स लिखा जाएगा। इसमें से आप इसको घटाओगे तो ए प्लस बी से ए निकलेगा तो केवल बी बचेगा, सी प्लस ए से इसको घटाओगे तो केवल सी बचेगा, उसी तरह से पी प्लस क्यू से पी को घटाओगे तो केवल क्यू बचेगा, आर प्लस पी से पी को घटाओगे तो आर बचेगा, एक्स प्लस वाई से एक्स को घटाइएगा तो वाई बचेगा, जेड प्लस एक्स से एक्स को घटाइएगा तो कट के केवल जेड बचेगा। तो क्या दोस्त आप देख रहे हैं आरएचएस में जो लाना था वही आया है, हाँ सर आरएचएस हमारा यही लाना है और यही आपको प्रूव करना है। तो दोस्तों इसमें देखा है आपने क्या किया कि यहाँ शुरू में चक्रीय नियम का पालन हो रहा था, जहाँ से शुरू तहाँ से खत्म, अब वही हमने क्या किया, जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा तो सब मान दो दो मिलने लगे, और दो दो मिलने लगे तो दो को कॉमन किया, और दो कॉमन करने के बाद ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड तीनों एक जगह है। अब उनमें से केवल एक एक मान चाहिए, केवल ए चाहे बी चाहे सी, तो उसका कहीं ना कहीं सहारा अपने पड़ोसी वाले पंक्ति या पड़ोसी वाले स्तंभ से लेंगे, जबकि इसमें स्तंभ में कोई सहारा नहीं था क्योंकि सभी स्तंभ के अवयव अलग अलग लेटर से थे, पंक्ति में अवयव एक जैसे थे, तो पंक्तियों के सहारा से हमने बदलवाया। अब एक मिस्टेक थोड़ी सी हुई थी जो कि नजर आ गई, अगर नहीं नजर आता तो दोस्त हम लोग इसमें खोजते और ढूंढते ही रह जाते, ये मान आता ही। अब क्या था दोस्त, ध्यान रखिएगा, जो पंक्ति या जो स्तंभ को आप बदल रहे परिवर्तित कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन है, वो जस का तस, यानी पहले वो उसके बाद उसके आगे पीछे चाहे माइनस चाहे प्लस करके अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ को आप लाएंगे, यानी परिवर्तन जिस पंक्ति या स्तंभ में हो रहा है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह जाती है दोस्त तो आप क्लास को फिर से पीछे जाइए, यानी वीडियोस को रुकिए, पॉज करिए और पीछे से फिर रिवीजन करते हुए अच्छे से समझते आएंगे। ठीक है, तो दोस्त आज का क्लास जो हम लोग देखे, केवल सारणिक का गुणधर्म लगाया और मान जैसा कहा वैसा प्रूव किया, यानी इसमें हमको क्या करना पड़ा, प्रसार नहीं करना पड़ा, और प्रसार न करने का कारण भी है क्योंकि कहा था कि प्रसार किए बिना, यानी प्रसार करने से मनाही लग गया, तो रोक लग गया था, प्रसार करना नहीं था। तो ठीक है, तो हम प्रसार नहीं किए, कल गुणधर्म का बात किए और काम करते। गुणधर्म दोस्त याद रखिएगा। खैर आपके यदि सिलेबस में नहीं होगा तो आप एग्जाम के टाइम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले जब आप सारणिक का लेसन पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको आप जरूर एक बार पढ़िएगा। ये अगर इस समय आपके सिलेबस में नहीं, एग्जाम में नहीं है, तो आगे की क्लासों में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएससी करिए, एमएससी करिए, आईआईटी करिए, जेईई मेंस करिए, कुछ भी करेंगे दोस्त, सारणिक का गुणधर्म जरूर वहाँ आएगा, तो वहाँ के लिए आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा एक क्लास पढ़ने से। तो आप क्लास में रेगुलर पढ़ रहे हैं
तो इसको पढ़ लीजिए। आप एग्जाम के समय यदि सिलेबस में नहीं है तो नहीं देखेंगे, और सिलेबस में है तो दोस्त देखेंगे। ठीक है, तो क्लास आपका कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड सर्किल में अपने शेयर करें। यदि कोई भाई बहन या दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वे भी अपने फ्रेंड सर्किल में इसको बढ़ाएं, जिससे कि आपके साथ सबका भला हो, यानी सबका साथ सबका विकास। पहले लोगों को फिर अपना, यानी अपने साथ सबको देखना है, तो सभी भाइयों के पास ये क्लास पहुंचे, जिससे उनको भी ये सब बातें जिनसे वो लोग अभी अनभिज्ञ हैं, बातें नहीं बताई जा रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है अन्य जगहों, तो वो एक बार जरूर इसको देखें। आप सलाह उनको दीजिए कि एक बार इस क्लास को इस सीरीज से जुड़े, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक, अगले दिन। और अगले दिन जो होगा इसी यानी गुणधर्म पे ही आधारित प्रश्न होंगे, जो कि गुणधर्म के साथ प्रसार भी करना सिखाएगा, यानी वहाँ प्रसार के लिए मनाही नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए रहने देते इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।